हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पोडो पे। जैसा कि हम अपने चैनल पे 2 जो है कोर्सेज़ इस टाइम पे चला रहे हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं तथा एक जो है लेक्चर सीरीज़ है। तो लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, जिसमें हम जो है पूरे संविधान को एक तरीके से मैराथन के रूप में देखेंगे। ये एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए हों या पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए हों, एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हों, सीडीएस का एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई भी पॉलिटी से रिलेटेड एग्ज़ाम जो भी चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का हों आपके जेएनयू से रिलेटेड, बीएचयू से रिलेटेड या दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ये जो वीडियो रहेगी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसको काफ़ी ध्यान से देखें क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि हम एक ही वीडियो में पूरे संविधान को जानने की कोशिश करेंगे, तो ये मैराथन लेक्चर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होंगे आपको सिंगल एक वीडियो में मिल जाएँगे। तो अपने दिमाग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए और चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक्स कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इससे इन्फॉर्मेशन जो है आगे मिलती रहे तथा आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन और इट्स टेरिटरी के से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे पूरे वीडियो को देखते टाइम कि आप पार्ट्स को भी याद करेंगे और ट्राई करेंगे कि आप जो है आर्टिकल जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है उस पार्ट में आता है वो ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि ये जो प्रोविज़न है किस जो है से रिलेटेड है तथा वो कौन से पार्ट के आस-पास आ रहा है। तो पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक डील करता है। आर्टिकल 1 जो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की बात करता है कि जो है यूनियन का जो टेरिटरी होगा वो क्या होगा, उसका नेम क्या होगा। तो इस आर्टिकल में ही इंडिया दैट इज़ भारत लिखा गया है कि मतलब इंडिया और भारत ये 2 वर्ड जो है ऑफ़िशियली यूज़ किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के लिए। आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट है कि अगर नया जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है न्यू स्टेट्स का, तो उसका एडमिशन कैसे होगा और एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। आर्टिकल 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात करता है। आर्टिकल 3 ये बताता है कि नया अगर कोई स्टेट बन रहा है या फिर किसी स्टेट के जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें उनके जो है एरिया में कहीं न कहीं कुछ कमी की जा रही है, बाउंड्रीज़ का चेंज किया जा रहा है, तो उसके बारे में आर्टिकल 3 डील करता है। अब हम देखेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 जो है सिटीज़नशिप से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 5 टू 11 आते हैं। आर्टिकल 5 से 11 जो है सिटीज़नशिप से रिलेटेड है, जो कि पार्ट 2 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 5 जो है सिटीज़नशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कि बताता है कि जो जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे कौन-कौन सिटीज़न हो सकते थे, उसके बारे में आर्टिकल 5 बताता है। आर्टिकल 6 है राइट्स ऑफ सिटीज़न्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स हू हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये बताता है कि जो है राइट सिटीजनशिप का राइट होगा उन पर्सन्स को जो है पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे माइग्रेट करके। आर्टिकल 9 जो है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो इंडिया का आपका जो सिटीजनशिप होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आर्टिकल 9 पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन। आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन्स बाय लॉ। तो जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी। इसका जो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज को रेगुलेट करने का पावर है वो पार्लियामेंट को, ये आर्टिकल 11 बताता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे, जो है पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट डील करता है, जिसे हम मूल अधिकार बोलते हैं। तो आर्टिकल 12 है, उसमें डिफिनीशन दिया हुआ है स्टेट का, राज्य का जो है डिफिनीशन दिया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य कौन होगा। जब हम अपना लेक्चर देखेंगे तो इसको बहुत डिटेल से देखेंगे, चूँकि अभी हम मैराथन देख रहे हैं तो हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे अभी। आर्टिकल 13 है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 जो है ही जो है जुडिशियल रिव्यू से भी डील करता है। तो जो लॉज़ कहीं न कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधाभास में होंगे या इन डेरोगेशन में होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के, तो वो कहीं न कहीं उसकी वैलिडिटी को ख़त्म किया जा सकता है। ये आर्टिकल 13 उससे डील करता है। आर्टिकल 13 के तहत ही जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविज़न आ जाता है। अब हम देखेंगे पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर
चूँकि राइट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बाँटा गया है, तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से 18 है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन-सा जो है राइट है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, मैचिंग पे भी किया जाता है पीसीएस के एग्ज़ाम्स में या फिर डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो आप बहुत छोटी-छोटी बारीकियों को बहुत ध्यान से याद करेंगे। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इसमें ही इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात होती है। आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बात की गई है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट जो है इन ग्राउंड्स में नहीं किया जा सकता, चाहे वो धर्म हो या रेस हो या कास्ट हो या सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो। आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि सबको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता का अधिकार होगा। और इसी में फिर 16 जो सब क्लास 4 आ जाता है, उसी में प्रोविज़न है रिज़र्वेशन का। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम 16(4) जो कि रिज़र्वेशन से रिलेटेड है वो, और 16(4) ए जो है जो कि रिज़र्वेशन जो है प्रमोशन में जो रिज़र्वेशन होता है उससे डील करता है, तथा उससे रिलेटेड जो केस लॉज़ है उसको हम जो है जब इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 16 को, तब हम वहाँ देखेंगे। आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से है। जो छुआछूत था, उसको कहीं कहीं एबोलिश करना यानी कि समाप्त करने से रिलेटेड जो बात है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल से है, जिससे कि पहले बड़े-बड़े टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे महाराजा धीराज हुए, परम भट्टारक हुए, तो उस तरीके के टाइटल्स अब जो है कोई नहीं रख सकता या किसी को नहीं दिए जाएँगे। ऐसे टाइटल्स का जो है एबोलिशन हो गया। लेकिन इसमें भी एक जो है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो आर्मी के रिलेटेड टाइटल होते हैं या फिर जो कुछ पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पुरस्कार से रिलेटेड टाइटल्स हैं, वो टाइटल्स आप रख सकते हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 जो हो गया, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ गया। अब अगला जो राइट है वो राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए और आर्टिकल 22 आ जाता है। तो आर्टिकल जो 19 है वो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। तो आर्टिकल 19 चूंकि डिटेल में हमको जानना है, फिलहाल अभी तो हम ऊपर ऊपर से अभी देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर और कौन से प्रोविजन आते हैं। तो आर्टिकल 19 ए के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। आर्टिकल 19 बी के अंदर टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स आता है कि बिना हथियार के आप कहीं इकट्ठा हो सकते हैं। आर्टिकल 19 ए जो था फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मतलब आप अगर कुछ मतलब ऐसी कोई बात है जो कि संविधान के अपोज में नहीं बोल रहे हैं, तो तर्कसंगत बातें आप कर सकते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। 19 बी है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो बिना आर्म्स के आप इकट्ठा हो सकते हैं। 19 सी जो है वो टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन तो पहले से था, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बात है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है 2011 में ऐड की गई थी। तो आप कोई ना कोई अगर एसोसिएशन बनाना चाहें, यूनियंस बनाना चाहें या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहें, तो आपको इस बात की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 के तहत ये आप बना सकते हैं, 19 सी के तहत आप ये बना सकते हैं। आर्टिकल 19 डी जो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप कहीं भी पूरी टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में आप फ्रीली घूम सकते हैं, इस बात को आपको फ्रीडम होता है। 19 ई जो है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 19 ई जो है आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी जगह पर रह सकते हैं या फिर वहाँ परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं पूरे इंडियन टेरिटरी में, जहाँ जहाँ इंडिया का क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 19 एफ जो है वो पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो कि 44वें अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। तो इसको हम बाद में देखेंगे जब अमेंडमेंट का सेक्शन कर रहे होंगे, जो कि 44वें अमेंडमेंट से 1978 में हटाया गया। अभी इसको राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 300 ए में अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी को रखा गया है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 19 जी में टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की बात की गई है। मतलब कि आप किसी भी तरीके का जो प्रोफेशन है, जो कि लीगल प्रोफेशन है, तो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन कुछ कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इस बात की आपको फ्रीडम होती है। बस ये है कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 20 को देखेंगे हम। आर्टिकल 20 में जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस दिया गया है। इसमें 3 तरीके की बात होती है। पहला होता है 20 का सब क्लॉज जो 1 है आर्टिकल 20 का, उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज़ की बात करी गई है कि जो कानून बाद में बने हैं उनको जो है, और जो इस तरीके क्रिमिनल कानून है जिसमें कहीं न कहीं दंड का प्राविधान होता है, तो उसको पहले अगर मतलब किसी ने उसको कर रखा है तो उसके ऊपर बाद अप्लाई नहीं किया गया अगर कानून बाद में बना है। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो है जो है रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से जो है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 का सब क्लास 2 जो है वो डबल जियोपार्डी की बात करता है। तो ये बोलता है कि अगर एक आदमी को
एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर क्राइम के लिए एक बार पनिशमेंट पूरा मिल चुका है और वो उसने अपना जो पनिशमेंट जो है पूरा काट लिया है, तो दोबारा से एक ही उसी क्राइम के लिए उसको दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की जा रही है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको जो है आपको आपके खिलाफ ही गवाही नहीं दिलाई जा सकती है। सेम ऐसा ही प्रोविज़न जो है सीआरपीसी में भी दिया गया है। आर्टिकल 21 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कहीं न कहीं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें जो आर्टिकल है खुद में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए हम अलग से एक लेक्चर अकेले से डील करेंगे, जिसमें हम मेनका गांधी केस के बारे में बात करेंगे। इसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, जो कि पुट्टास्वामी जो केस था अभी, उसके तहत आया था। इसी के अंदर राइट टू हेल्थ आ जाएगा, राइट टू गुड स्लीप आ जाएगा। तो जो राइट टू गुड स्लीप जो होता है आराम से, वो रामलीला मैदान केस के थ्रू आ जाता है। चूँकि ये आर्टिकल खुद में ही एक टॉपिक है, तो इसको हम बाद में जब डिटेल में लेक्चर सीरीज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी हमको चूँकि पूरा मैराथन करना है, तो हम इसको स्किप मार के अभी आगे चलेंगे। आर्टिकल 21 ए जो है राइट टू एजुकेशन, जो कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में जोड़ा गया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल 21 ए में दिया हुआ है। आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 जो है आपको जो है सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन रहेगा। यानी कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट भी करती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर, जो कि ट्रैवल टाइम छोड़ के, अगर आप मतलब गाड़ी से अगर आपको ले जा रही है, तो जो ट्रैवल का टाइम होगा उसको छोड़ के 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के पास जो है प्रस्तुत करना होगा आपको। तो आप ये इस अधिकार को बहुत ज़रूर है कि आपको ये आप अधिकार जानें कि अगर आपको कभी कोई पुलिस अरेस्ट भी करता है, तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। वो आपको बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए आपको इधर-उधर कहीं पर रख नहीं सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आर्टिकल 23-24 में डील करता है। तो आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर है, और आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 है। इसमें आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है। तो आपको धर्म, आपका जो जिस भी धर्म के हैं आप, उसको आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, तथा उसको आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है उसके बारे में। आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है। तो आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को जो है आराम से फ्रीडम है आपको कि उसको मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 जो है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आपको फ्रीडम होगी कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर प्रमोशन करना है किसी रिलीजन का, तो आपको टैक्स देना है, इस बात के लिए आपको फ्रीडम रहेगी। कोई जो है आपको दबाव से इसमें पेमेंट नहीं ले सकता प्रमोशन ऑफ रिलीजन के नाम पे। तो अगर आपको फ्रीडम है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं या फिर ना दे सकें। जैसे मेडिवल टाइम में हम देखेंगे जजिया नाम का टैक्स हुआ करता था, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। तो इस तरीके का कोई टैक्स अभी ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती, अगर चूँकि आप पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 28 जो है फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो होगा स्वतंत्रता होगी अटेंड करने की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को या रिलीजियस वर्शिप को। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो अगर वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं या रिलीजियस वर्शिप की जा रही है, तो आपको फ्रीडम होगा कि आप अटेंड करें या ना अटेंड करें। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया हुआ है। तो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है, और आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। ये दोनों आर्टिकल जो है कहीं न कहीं माइनॉरिटीज़ से डील करते हैं। फिलहाल आर्टिकल 29 जो है वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से डील करता है, और आर्टिकल 30 जो है पर्टिकुलरली माइनॉरिटी से ही डील करता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 से 35 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 32 जो है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट जो है, इसमें रिट्स की बात की गई है, जिसमें कि हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोररी, कोवरेंटो की बात करी गई है। ये 5 तरीके के रिट्स की बात करी गई है कि अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत इन्फोर्समेंट करा सकती है आपके राइट्स का। तो ये जो है आर्टिकल 32 में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए इसको बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ध्यान देंगे इस आर्टिकल को। आर्टिकल 33 जो है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। तो आर्टिकल 33 जो है कहीं न कहीं
फोर्सेस से रिलेटेड है कि उनके राइट्स को जो है पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है। जो भी फोर्सेस में आर्टिकल 34 जो है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन इन एरिया। तो बता रहा है कि अगर मार्शल लॉ किसी एरिया में फोर्स में होगा तो कहीं ना कहीं ये जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं उन राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 35 जो है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रीवियस सॉरी लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो बोल रहा है आर्टिकल 35 जो है बता रहा है कि अगर इस पार्ट जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट जो है उससे रिलेटेड अगर उसको इफेक्ट में लाने के लिए प्रोविजंस जो है बनाए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 35 में दिया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट के बारे में हमने आर्टिकल 12 से 35 से देखा। चूंकि फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है तो इसको आपको जितने आर्टिकल्स मैंने बताए हैं और जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से आपको याद करना है कि आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल के बारे में क्या है, आर्टिकल का अगर कोई सब क्लॉज है तो उसको भी आप देखेंगे। तथा जो ये सारी फ्रीडम्स दी हुई हैं तो वो फ्रीडम्स कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं, फिर राइट्स, वो सारी राइट्स का आप आर्टिकल का ग्रुप देखेंगे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक का वो ग्रुपिंग है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। अगला हम देखते हैं पार्ट 4 जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक का है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 से लगा के आपको आर्टिकल 51 तक तो लगातार याद होने चाहिए, 51 ए तक जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। तो आप इन आर्टिकल्स को जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं डीपीएसपी जो है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो आर्टिकल 36 में भी स्टेट की डिफिनीशन की बात होती है। आर्टिकल 37 जो है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट है कि उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे डीपीएसपी का, उसके बारे में जानकारी आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 38 जो है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए जो है सोशल ऑर्डर को स्टेट सिक्योर करेगा। ये बात आर्टिकल 38 में दी हुई है। आर्टिकल 39 जो है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। तो बताता है कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जिसको स्टेट को फॉलो, राज्य को फॉलो करना पड़ेगा, वो आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39 ए जो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है कि जो है अगर किसी को कहीं बाई चांस कोई केस में फंस गया है तो उसके पास अगर वकील का एक्सेस नहीं है, अगर वो वकील नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको फ्री लीगल एड यानी कि फ्री में जो है उसको सुविधा मिलेगी कि उसको सरकारी वकील दिलाया जाएगा। तो ये आर्टिकल 39 ए में है। ये प्रोविजन जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में, ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड है कि विलेज पंचायत होगी। ये कहीं ना कहीं गार्डियन प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाता है। जब हम डिटेल में डीपीएसपी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो प्रोविजन है वो गार्डियन प्रोविजंस हैं, कौन कौन से सोशलिस्ट प्रोविजन हैं, कौन कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रोविजंस हैं। ये हम डिटेल में जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब बताएंगे। आर्टिकल 41 जो है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इसमें राइट टू वर्क की बात जो है आर्टिकल 41 में की गई, ध्यान से देखेंगे। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन जो है और टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस में जो है आर्टिकल 41 में बात करी गई है। आर्टिकल 42 जो है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आप ध्यान से देखेंगे पूछा जाता है मैटरनिटी रिलीफ जो है या फिर वुमेन से रिलेटेड प्रोविजन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 42 को आप जरूर कोट करेंगे। आर्टिकल 42 जो है मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन और जस्ट कंडीशन की बात करता है कि आप जैसे वर्कर्स रहते हैं तो वहाँ पे उतनी सुविधाएं हैं कि नहीं कि जहाँ पे मनुष्य जो है एक मानव की तरह रह सके। तो जो ये प्रोविजन कहीं ना कहीं लेबर लॉज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आर्टिकल 43 जो है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स की बात कर रहा था कि मिनिमम जो वेजेस मिलने चाहिए एक लेबर को, वर्कर को, तो वो कितने होने चाहिए या फिर सही से मिल रहा है कि नहीं। तो आर्टिकल 43 जो है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स की बात करता है। आर्टिकल 43 ए जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये भी आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, इसको ध्यान देंगे। आर्टिकल 43 बी जो है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2011 में जोड़ा गया था, इसको ध्यान देंगे। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन की बात करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत ही न्यूज में भी रहता है, चर्चा में रहता है, इसको ध्यान देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 जो है आर्टिकल 45 है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की बात करता है। तो ये प्रोविजन आर्टिकल 45 जो है प्रोविजन करता है जो 6 साल से कम के बच्चे होंगे उनके चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में।
आर्टिकल 46 जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस की बात करता है कि जो है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट जो होंगे उनको प्रमोट करने की बात जो है 46 में है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि SC ST को जब इकोनॉमिक और एजुकेशनल राइट्स के प्रमोशन की बात आएगी तो जो है आर्टिकल 46 है। तो आप याद कर सकते हैं 46 जो है SC ST और जो है वीकर सेक्शन से डील करता है उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। आर्टिकल 47 जो है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है। ड्यूटी ऑफ स्टेट जो होगा, स्टेट का ये कर्तव्य होगा कि वो न्यूट्रिशन का लेवल जो है वो बढ़ाए तथा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ाए और पब्लिक हेल्थ जो है इम्प्रूव करे। आर्टिकल 47 में पब्लिक हेल्थ की इम्प्रूव करने की जो बात है वो आर्टिकल 7 में इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल 48, आर्टिकल जो 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जब सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात है तो आर्टिकल 48 ए में ये भी प्रोविजन 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 49 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्ट करना होगा, राज्य का एक कर्तव्य होगा। ये जो है आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी CUET के एग्जाम हुए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हुए हैं, वहाँ पे भी ये बार बार पूछा गया है। तो आर्टिकल 50 में जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखता है। आर्टिकल 51 जो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। तो जो एक आर्टिकल जो है कि जो है इंटरनेशनल जो लॉ से या इंटरनेशनल सिनेरियो से डील करता है वो आर्टिकल 51 है DPSP का। तो इसमें प्रमोशन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात की गई है। तो इस तरीके के DPSP के जो है आर्टिकल 36 से 51 तक हमने देखे। आप इसको कम से इस वीडियो को कम से कम आप 5 से 6 बार देखेंगे तो सारे प्रोविजंस आपको लाइन बाई लाइन याद हो जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हम आराम से पढ़ाएं जिससे कि आपको सारी चीज़ें कहीं ना कहीं याद हो सकें और आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट 4A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है जो कि आर्टिकल 51A में है। तो आर्टिकल 51A जो है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ा गया था तथा इसका एक लास्ट जो प्रोविजन है 86वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। तो जो सारे प्रोविजन जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लेंगे। तो जो ड्यूटीज़ हैं हम उनको पढ़ते हैं। पहली जो ड्यूटी है वो टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है। तो आप नेशनल फ्लैग का और नेशनल जो हमारा एंथम है तथा जो आइडियल्स रहे हैं और इंस्टीट्यूशन है जो उसका जो है आप इज्जत करेंगे, ये बात है। जो बी इसका बी पार्ट है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम। फ्रीडम के लिए जो जिन्होंने काम किया है उसको उनके आइडियाज़ को हम कहीं ना कहीं उनको उनके आइडियाज़ को इज्जत करेंगे तथा फॉलो करेंगे। इसके बारे में टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम जो है सोवर्निटी को और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सी जो थर्ड पॉइंट है। जो डी वाला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो बोल रहा है कि हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने जो देश की रक्षा के लिए आगे आएंगे और नेशनल सर्विस के लिए जब भी बुला जाएगा तो हम तो हमेशा तत्पर रहेंगे। अगला पॉइंट जो ई पॉइंट है या पाँचवा, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिसेस हैं कहीं कहीं डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो वुमेन को लेकर के हैं उनको रिनाउंस करने की बात जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी लाल किले से बोला है कहीं न कहीं कुछ प्रैक्टिसेस हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में जो कि वुमेन से रिलेटेड हैं, जो कि डेरोगेटरी नेचर की हैं। जैसे हम जो भी जितनी भी गालियाँ होती हैं कहीं न कहीं हम वुमेन को ही इंडिकेट करके गालियाँ दे रहे होते हैं। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रेनाउंस करना है, उनको छोड़ना है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। अगला जो है एफ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो इसमें बात होती है कि जो हमारा रिच हेरिटेज है कंपोजिट कल्चर का वो उसको हम प्रिजर्व करेंगे तथा उसको वैल्यू करेंगे। अगला जो पॉइंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। जब भी आप इस पॉइंट को पढ़ें तो आप आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48
ए को जो है रिलेट करें, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट से और एनिमल हस्बेंड्री से डील करते हैं। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ये जो है प्रोविजन जो है 51 ए का जो जी क्लॉज है, कहीं न कहीं एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ से डील करता है, इसका ध्यान रखेंगे। एच जो प्रोविजन है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए कि आपको आपको वो डेवलप करिए आप, या नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और आप मान गए या अंधभक्ति कर रहे हैं, तो उस तरीके की बात नहीं होगी। जब तक आप किसी चीज़ों को फैक्ट से अपना तथ्यों के सपोर्ट से आप उसको एविडेंस के तहत आपको उसको जो है खुली तरीके से ना जान लें, तब तक अंधविश्वास को फॉलो ना करें। आई जो नेक्स्ट पॉइंट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। आप वायलेंस से दूरी बना के रखें तथा जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को सर्व करें। लेकिन काफ़ी देखने में आता है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को जला देते हैं, रेलवेज को तोड़ फोड़ कर देते हैं, बसेस को सरकारी बसेस का तोड़ फोड़ कर देते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को जला देते हैं। इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए, ये हमारे पब्लिक ड्यूटी के खिलाफ है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना भी है तो आप शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। To strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। तो आप जो है सभी फील्ड्स में जो है इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो कहीं ना कहीं वर्क करते रहें, जिससे कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद मिले। ये भी एक आपकी ड्यूटी होगी। कि जो कि एक लास्ट पॉइंट है जो कि 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है जोड़ा गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से इन्फोर्समेंट में है, लागू होगा। हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो बोल रहा है 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं, तो गार्जियन उनको एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ये भी एक ड्यूटी होगी। तो ये जो है 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से फोर्स में है, लागू है। तो ये सारे जो है हमारे 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको आप याद हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं होता तो ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप कहीं अपने दीवार पे लगा के चिपका सकते हैं अपने सामने, या फिर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर रख सकते हैं। 3-4 दिन अगर इसको आप 10-15 बार याद करेंगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, तो अगर आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाएंगे, बार बार इस पीपीटी को देखेंगे या फिर पीपीटी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि वो वर्ड्स आपके दिमाग में सीधे कैच हो जाएंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पार्ट 5 की बात करेंगे। पार्ट 5 में यूनियन की बात की गई है। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर जो है, टोटल आर्टिकल्स जो हैं यूनियन में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151, लगभग जो है 99 आर्टिकल्स हो गए। तो ये लगभग 100 आर्टिकल्स हो गए। तो ये 100 आर्टिकल्स यूनियन से डील करते हैं, जो कि 5 चैप्टर है। इसमें पार्ट 5 है, 5 चैप्टर भी हैं इसमें। तो जो पहला चैप्टर है इसका पार्ट 5 का, वो एग्जीक्यूटिव से डील करता है, जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रोविजंस इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। चूँकि हमको आर्टिकल 1 से 51 ए तक तो पूरा लाइन से याद करना होता है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल जो जिसको हमको याद भी नहीं करना होगा, कम आर्टिकल्स जिसको हम याद करना होगा। इसीलिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रखा है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो इसमें जो है चैप्टर 1 जो एग्जीक्यूटिव है, आर्टिकल 52 से 78 तक है। तो इसमें आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जो है, प्रेसिडेंट का जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा उससे डील करता है। आर्टिकल 60 जो है ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है उसे डील करता है। आर्टिकल 61 जो है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाएगा उसके बारे में डील करता है आर्टिकल 61। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 63 जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डील करता है। आर्टिकल 64 जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, इसके बारे में बताता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, मतलब कि अगर आप राज्यसभा के चेयरमैन बन गए तो आप ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब यही होता है। आर्टिकल 66 जो है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। आप इसको जब याद करें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं रिलेट करके कि आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का है और आर्टिकल 66 जो है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। जब आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। आर्टिकल 69 ओथ और अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। और उसके बाद आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा आर टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस
इन सर्टेन केसेस। तो हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो क्षमादान कर सकता है या सस्पेंड रेमिट, मतलब या तो वो सस्पेंड भी कर सकता है, सज़ा कम कर सकता है, या सज़ा की जो है ड्यूरेशन को जो है टाइम जो है उसको घटा बढ़ा सकता है। तो ये सारे जो पावर होते हैं हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। ऐसा आर्टिकल हमारे 72 में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ये एक ऐसा अकेला आर्टिकल है जिसमें कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है थोड़ी-सी। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडियन जो है सिस्टम में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। फिर भी जो है आर्टिकल 74 जो है और आर्टिकल 78 कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर से डील करता है। तो आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो एड और एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, ये बात बताई गई है। आर्टिकल 76 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है, जिसको हम हिंदी में भारत का जो है महान्यायवादी बोलते हैं। तो आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको ये सारे एक एक ऑफिसर्स को बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है, इनका काम क्या होता है। सारी बातें हम डिटेल में करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे होंगे। आर्टिकल 78 जो है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो जो है आर्टिकल 78 बताता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होगा कि वो अगर प्रेसिडेंट कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो उनको देगा। तो ध्यान रखेंगे 74 जो है 78 जो है प्राइम मिनिस्टर से डील करता है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है, और आर्टिकल 74 और 78 जो है प्राइम मिनिस्टर से कहीं ना कहीं डील करता है। आप स्लाइड को 2 से 3 बार याद करें तथा बार बार वीडियोज़ को देखें। कम से कम आप इस वीडियो को 6 से 7 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारे पार्ट 5 में है वो है पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 79 से 122 तक डील करता है। इसमें कुछ ही पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जो हमको देखने हैं। तो आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से बोलता है। तो पार्लियामेंट में क्या-क्या आता है उसके बारे में। तो पार्लियामेंट में लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट भी आता है, ध्यान में देंगे। कभी-कभी आपको लगता है कि प्रेसिडेंट नहीं होगा, लेकिन जब भी पार्लियामेंट की बात होती है तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा होगा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, तथा प्रेसिडेंट को तो हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो ये जो है ये 79 में दिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, ये तीनों आ जाएंगे। आर्टिकल 80 जो है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा की, राज्यसभा में का कंपोजिशन कैसे होगा कि उसमें कितने मेंबर होंगे, ये सारी बात आर्टिकल 80 में दी हुई है। आर्टिकल 81 में कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल है, यानी कि लोकसभा में कितने मेंबर होंगे, उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो आप हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हम बताएंगे आपको किस तरीके से स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का, कि जब फर्स्ट सेशन होता है या फिर जो है लास्ट सेशन होता है, इस तरीके से स्पेशल सेशन होते हैं प्रेसिडेंट्स के। तो आइए जो है स्पेशल सेशन आर्टिकल 87 में है। बजट के बाद जो है था, बजट के जस्ट पहले ही स्पेशल सेशन होता है। तो स्पेशल सेशन में जो है प्रेसिडेंट सारी बातें बताता है, सरकार से रिलेटेड था, वो उसकी कौन सी राय हैं वो सारी राय बताता है। आर्टिकल 89 जो है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का जो होगा वो आर्टिकल 89 में उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात आर्टिकल 93 में की गई है। तो आर्टिकल 89 93 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 98 जो है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। आर्टिकल 99 जो है ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स की बात करता है। आर्टिकल 102 जो है 102 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, ये जो एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद जो होंगे, वो किस तरीके से जो है अपने पद से हट जाएंगे या पद से हटने के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, वो सारे ग्राउंड्स आर्टिकल 102 में दिए गए हैं। आर्टिकल 105 जो है पावर प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड द कमिटी देयर ऑफ। तो बता रहा है कि जो कमिटी के मेंबर्स होंगे या फिर जो सांसद लोग होंगे पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट जो एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनको कुछ पावर और प्रिविलेजेस मिली होती हैं, वो आर्टिकल 105 के तहत आती हैं। इसको ध्यान रखेंगे। और एक बात इसको पढ़ते टाइम आप ज़रूर ध्यान रखें, जब यूनियन को पढ़ रहे हो या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे हैं, तो इनके आर्टिकल्स को आप कहीं कहीं कंपेयर करके पढ़िए कि अगर 102 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप दिया हुआ है तो वहाँ स्टेट के केस में किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो इससे आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस दिया हुआ है सर्टेन केसेस में, कि जब कहीं न कहीं कोई ऐसे बिल होते हैं जो कि पेंडिंग हो जाते हैं किसी न किसी हाउस में, जिसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो पाता है, लोकसभा राज्यसभा में कहीं न कहीं अटकता रहता है, तो इस
इन केसेस में जो है जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ये आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 110 जो है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से है। ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आर्टिकल्स जो हैं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने आर्टिकल्स हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इन सारे आर्टिकल्स को बता रहा हूँ। आप अपने दिमाग की थोड़ी बत्ती जलाए रखिए तथा दिमाग पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं बादाम खाते रहिए और पढ़ते रहिए। थोड़ा आप पानी भी पी सकते हैं बीच बीच में अगर आपको दिक्कत लगती है तो। आर्टिकल 10 जो है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से डील करता है। आर्टिकल 12 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जिसको हम बजट कहते हैं। बजट कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, उसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी को बजट बोलते हैं। तो आर्टिकल 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट से डील करता है। आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल की बात की गई है। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट ओट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट की बात करता है। आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल की बात करता है कि फाइनेंशियल बिल किस तरीके के होंगे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे फाइनेंशियल बिल जो होता है वन क्या होता है, फाइनेंशियल बिल टू क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। जब हम बजट वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें पूरे आपको बहुत डिटेल में बताएंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 120 जो है लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में संसद में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी उसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 120 में है। आर्टिकल 122 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होगी कोर्ट उसको इंक्वायर नहीं कर सकता। ये बात आर्टिकल 122 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इसको देखें। आप सारे आर्टिकल्स को याद करने की, धीरे धीरे मेमोराइज करने की कोशिश करें। आप लगातार इसको हर हफ्ते जो है देखने की कोशिश करें पर डे, सुबह शाम जब भी आपको लगे, जब आप फ्री हैं और जब आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है तो इस वीडियो को ज़रूर बार बार रिवाइंड करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये गारंटी है। किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे होंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र की तरह रहेगा। अगला जो चैप्टर है पार्ट 3 का वो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को भी कानून बनाने का अधिकार होता है, ये जो है चैप्टर 3 में है। ये केवल एक ही आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के जो है सदन नहीं है, चूँकि जैसे लोकसभा होता है, तो लोकसभा अगर भंग हो चुका है उस टाइम पे, तो अगर उस टाइम और राज्यसभा क्या है कहीं न कहीं छुट्टी पे है या फिर कुछ ऐसा दिक्कत है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बना सकता है। तो ये जो है पावर प्रेसिडेंट का कानून बनाने का वो आर्टिकल 123 है। फिलहाल कई बार इसका काफ़ी मिसयूज भी किया गया है, ये इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो आर्टिकल 123 जब हम लेक्चर सीरीज करेंगे तो आपको इसमें डिटेल में बताएंगे कि आर्टिकल 123 की कमियाँ क्या क्या हैं, या फिर इस पे जो है जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कमीशन रहे हैं, सरकारिया कमीशन हो गया या फिर अच्छी कमीशन है उनका रिकमेंडेशन, या सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उनका रिकमेंडेशन क्या है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए, या किस तरीके से जो है ऑर्डिनेंस का यूज किया जाना चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए। जो पार्ट 5 जो यूनियन का है उसमें चैप्टर 4 है द यूनियन जुडिशरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 124 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मतलब कितने मेंबर रहेंगे, या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो कैसे वो सब डिटरमाइन होते हैं, वो आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 हुआ करता था जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में बात थी, जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, लेकिन चूंकि इसको अब स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, चूंकि ये और नल एंड वाइड बता दिया गया है चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल जो 50 था हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, उसको फॉलो नहीं करता था, तो उसके ग्राउंड पे इसको कहीं ना कहीं और सारे कुछ ना कुछ इसमें कमियाँ थी जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया है। तो इसको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ना जानकारी के लिए मैंने सोचा आपको बता देते हैं। आर्टिकल 126 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात आर्टिकल 126 में है। आर्टिकल 127 है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस की जो बात है आर्टिकल 127 में है। आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस केसेज होते हैं उनको हम बाद में अगर नया कोई केस आता है तो उसका रेफरेंस देके हम अपने केस को जो है साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जब आप यूनियन जुडिशरी पढ़ें तो आप स्टेट का जुडिशरी यानी कि स्टेट हाई कोर्ट्स के रिलेटेड जो प्रोविजन है उसको भी देखते रहें। जैसे कि यहाँ पे 129 में सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दिया है, तो वहाँ देखेंगे आप 215 जो आर्टिकल 215 वहाँ पे जो है हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। आर्टिकल 131 जो होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम
जुडिशरी पढ़ेंगे तो एक-एक आर्टिकल्स को आपको बहुत डिटेल में बताएँगे। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के जो सेंटर स्टेट से जो झगड़े होते हैं या स्टेट स्टेट्स के झगड़े होते हैं, ये सब सारे जो मैटर होते हैं वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाता है। आर्टिकल 132 में जो है अपीलेट जुरिसडिक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंट मैटर्स में, अगर वो अपील होता है हाई कोर्ट से। आर्टिकल 133 में भी अपीलेट जुरिसडिक्शन है, अगर वो केस होता है हाई कोर्ट से अपील की जाती है सिविल मैटर्स में। आर्टिकल 134 जो है वो अपीलेट जुरिसडिक्शन की बात करता है कि अगर अपील होती है हाई कोर्ट से, वो लेकिन क्रिमिनल मैटर में। तो अदर मैटर्स जो है अपीलेट जुरिसडिक्शन का वो 132 में आ जाता है। सिविल जो मैटर होता है 133 में आ जाता है, और 134 के अंदर क्रिमिनल मैटर हो जाता है अपीलेट जुरिसडिक्शन का। तो इस तरीके से आपको याद करना है। आर्टिकल 136 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट है, वो आर्टिकल 136 के तहत आ जाता है। आर्टिकल 137 जो है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कभी कोई जजमेंट दी है, उसको ही अपने जजमेंट में कुछ कमियां नजर आ रही हैं या उसको इम्प्रूव करने की बात है, तो वो फिर से अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। ये पावर जो है आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट को पावर होता है कि वो कंसल्टेशन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन भी CUET PG अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। और आर्टिकल 144 जो है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है सहयोग करेंगी सिविल और जुडिशियल जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ऐसी बात 144 में दी गई है। सारे आर्टिकल्स आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल से किसी न किसी क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो पार्ट 5 का चैप्टर 5वां है, जो कि लास्ट चैप्टर है, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि से डील करता है। आर्टिकल जिसको हम CAG भी शॉर्ट में बोलते हैं, आर्टिकल 148 से 151 जो है चैप्टर 5 में डील करता है। तो आर्टिकल 148 जो है CAG ऑफ इंडिया से डील करता है। अभी हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डील करेंगे, तो ये जो है उस लेक्चर में हम CAG ऑफ इंडिया को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सारी वीडियोज़ को हमारे चैनल पर जितने वीडियोज़ आ रहे हैं और जितने पुराने वीडियोज़ हैं, सारे वीडियोज़ को देखते रहें और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। आर्टिकल 149 जो है ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ CAG की बात करता है कि ड्यूटीज़ और पावर क्या होंगे CAG की, वो आर्टिकल 149 में है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 5 खत्म होता है और हम पार्ट 6 पे आते हैं। पार्ट 6 जो है आर्टिकल 152 से 237 तक है। पार्ट 6 में 6 चैप्टर हैं, पार्ट 5 में 5 चैप्टर हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और वहाँ जो था वो जो है पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक था। अब ये वहाँ से चालू होता है, तो अब ये 152 से 237 तक चलता है। इस तरीके से आप याद करेंगे लिंक करके, तो आपको याद हो जाएगा। इसमें अब 6 चैप्टर हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो आर्टिकल 152 है, जिसमें डिफिनीशन है, जो कि याद करने की कोई बात नहीं है। अगला जो चैप्टर है इसमें चैप्टर 2 वो आर्टिकल 153 से 167 तक है। आर्टिकल 153 जो है गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करता है, ये राज्यपाल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 155 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर का जो नियुक्ति होगा वो कैसे होगा, वो आर्टिकल 155 में दिया गया है। आर्टिकल 159 159 जो है ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, गवर्नर के जो है शपथ से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 159 है। आर्टिकल 61 जो है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। अब यहाँ पे गवर्नर की पावर है कि जो कि वो क्षमादान कर सकता है, या किसी की जो सज़ा है उसको कम कर सकता है, या फिर सज़ा के नेचर को चेंज कर सकता है, या अगर सज़ा ज़्यादा मिली है तो उसको घटा बढ़ा सकता है। तो ये जो पावर है गवर्नर को, वो आर्टिकल 61 वो 161 में दी गई है। आप याद करेंगे, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट को पावर होती है पार्डन ग्रांट करने की, सस्पेंड या रिमिट करने की सज़ा को, वो आर्टिकल 72 में 72 में है। तो आप 72 को 161 से कनेक्ट करेंगे। 72 जो है वो प्रेसिडेंट की पावर होती है पार्डन की, और आर्टिकल जो है 161 है वो गवर्नर की पावर होती है जो है पार्डन ग्रांट करने की। इस तरीके से आप याद करेंगे लिंक करके, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आर्टिकल 163 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि एड सहयोग करेगा गवर्नर का। तो ये है आर्टिकल 163 में हुआ। ये प्रोविजन हमने वहाँ पे देखा था आर्टिकल 74 में 74 में। तो वहाँ पे होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा एडवाइस करेगा वो प्रेसिडेंट को।
तो सिमिलरिटी आप आर्टिकल में पकड़िए और उस तरीके से याद करिए, तो बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे, काफ़ी दिन तक इसको रिटेन कर पाएंगे और भूलेंगे नहीं। आर्टिकल 165 है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स की बात करता है। आप देखे होंगे आर्टिकल वहाँ पे 76 जिसमें अटॉर्नी जनरल की बात होती है, तो यहाँ पे 165 में एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स की बात होती है। आर्टिकल 166(7) जो है वो ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी दिया गया है कि वो अगर गवर्नर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उनकी ड्यूटी होगी, उनका कर्तव्य होगा चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, कि वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये जो है आर्टिकल 167 में दिया गया है। अब अगला चैप्टर देखेंगे पार्ट 6 का। तो अगला चैप्टर है चैप्टर 3 जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक डील करता है। तो आर्टिकल 168 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट की बात की गई है। तो जो स्टेट में लेजिस्लेचर होगा उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसमें क्या क्या आएगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में तो लेजिस्लेटिव असेंबली आती ही है, गवर्नर आ जाता है, तथा अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जैसे कि इस टाइम पर भी केवल 6 जगहों पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी फिर जो है लेजिस्लेचर का पार्ट हो जाएगी। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगा वो जो है लेजिस्लेचर का पार्ट माना जाएगा। आर्टिकल 170 जो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। तो विधानसभा में कितने मेंबर होंगे, क्या हिसाब किताब होगा, वो आर्टिकल 170 बात करता है। आर्टिकल 171 जो है 171 जो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद होती है उसका कंपोजिशन की बात की, उसमें कितने मेंबर होंगे, उसका क्या सिस्टम होगा, वो आर्टिकल 171 में आता है। आर्टिकल 176 जो है, आर्टिकल 176 जो है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर है। आर्टिकल वहाँ जब हम पढ़ेंगे यूनियन के केस में, तो आर्टिकल वहाँ पे 87 हुआ करता था। 87 जो आर्टिकल था वो कहीं ना कहीं वो स्पेशल एड्रेस बाय जो है प्रेसिडेंट हुआ था, तो वहाँ 87 है, यहाँ 176 है क्योंकि स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर है। आप इसको घटा बढ़ा के दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलर कुछ जो है क्या बोलते हैं पैटर्न मिलेगा कि जो है वहाँ से और यहाँ में +89 आर्टिकल का या +90 आर्टिकल, +90 अगर हम करते हैं तो आर्टिकल कहीं कहीं मैच मैच करते हैं कि वहाँ का कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हो रहा है, सेम उसी तरीके का। तो इस तरीके से आप उसको +89 या +90 जो भी रूल फॉलो हो रहा होगा उस रूल के अकॉर्डिंग इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है यूनियन में, तो यहाँ स्टेट में क्या हो रहा है। तो आर्टिकल 176 जो है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर हो जाएगा। आर्टिकल 178 जो है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है, विधानसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। आर्टिकल 182 जो है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 187 जो है सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेचर है। वहाँ आप देखेंगे तो जहाँ तक मुझे याद है आर्टिकल 98 जो था वो सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट जो है यूनियन होता था। यहाँ पे आर्टिकल 187 जो है सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, वहाँ का आर्टिकल 98, यहाँ का 187। आर्टिकल 188 जो है ओथ और फॉर्मेशन बाय द मेंबर्स है। तो जो ये स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे उनका जो शपथ होगा वो किस तरीके से होगा, वो आर्टिकल 188 में है। वहाँ ये प्रोविजन आर्टिकल 99 में हुआ करता था यूनियन में। आर्टिकल 191 जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है। तो और जब हम वहाँ पे डिस्क्वालिफाई यूनियन में देखेंगे तो आर्टिकल 102 होता था जो कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप से डील करता था, तो वहाँ 102 हो गया, वो 100 और यहाँ पे आर्टिकल जो है 191 हो गया। इस तरीके से आप याद करेंगे रिलेट करके कि वहाँ यूनियन में कौन सा आर्टिकल हुआ करता था और स्टेट में कौन सा आर्टिकल है। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे और आपको भूलेगा नहीं, गारंटी है मेरी। आर्टिकल 194 जो है 194 वो पावर प्रिविलेजेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर है ऑफ द मेंबर एंड कमिटी देयर फॉर। जो पावर और प्रिविलेजेज होंगे मेंबर्स के, एमएलएज के और कमिटीज़ के, वो जो है आर्टिकल 194 में दिए गए हैं। ये जो यूनियन के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये आर्टिकल वहाँ पे 105 हुआ करता था, जो कि एमपीज़ को तथा उनसे रिलेटेड कमिटीज़ जो थी उनको पावर और प्रिविलेज देता था। तो पावर और प्रिविलेज से जो यूनियन का आर्टिकल है वो 105 हो जाएगा और यहाँ पे 194 यानी 194 हो जाएगा। आर्टिकल 199 जो है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल से डील करता है। वहाँ पे जो है आर्टिकल 110 हुआ करता था, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 89 आर्टिकल्स का अंतर है। अगर वहाँ पे हम 110 में 89 जोड़ देते हैं तो 199 हम पा जाएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल यहाँ पे 199 आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल 202 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट से डील करता है, तो वहाँ हम देखेंगे ये जो था आर्टिकल 112 हुआ करता था जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता था यूनियन में। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद करेंगे सारे प्रोविजंस को। आर्टिकल 204 जो है अप्रोप्रिएशन बिल से डील करता है। आर्टिकल 206 जो है ओट्स ऑन अकाउंट ओट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट से डील करता है।
आर्टिकल 207 जो है स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल से डील करता है। आर्टिकल 212 जो होगा कोर्ट नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर होगा उसमें जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी वहाँ पे काम चलेंगे, उसको कोर्ट इंक्वायर जो है नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 212 में। आप जब भी स्टेट्स को पढ़ें, यूनियन को पढ़ें, तो दोनों के आर्टिकल्स को कंपेयर करके ही पढ़ें, इसी तरीके से ही आपको आर्टिकल याद हो पाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, याद नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप जब कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कितने नॉलेजबल हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते रहते हैं। जो पार्ट 6 का चैप्टर 4 है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है। ये इसमें भी एक सिंगल आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 213 है। आप यूनियन में देखेंगे तो आर्टिकल 123 था, तो इसमें सिमिलरिटी है। 1 2 3 वहाँ पे था, 2 1 3 यहाँ पे है। इस तरीके से आप जो है ऑर्डिनेंस का पावर याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का 1 2 3 है, गवर्नर का 2 1 3 जो है पावर पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर है। कि अगर लेजिस्लेचर में रिसेस रहता है तो गवर्नर को ये पावर होता है कि वो पावर ऑफ ऑर्डिनेंस जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बना सकता है। ऑर्डिनेंस को अध्यादेश बोलते हैं। तो यूनियन में जो है प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने का जो पावर है वो आर्टिकल 123 में है, और गवर्नर को जो है अध्यादेश के थ्रू जो है कानून बनाने का जो पावर है वो आर्टिकल 213 में है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। जो अगला चैप्टर है पार्ट 6 के अंदर, वो चैप्टर 5 है, जिसमें हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट स्टेट्स में, उसके बारे में डील करता है। तो आर्टिकल 214 से 231 जो है हाई कोर्ट से डील करता है। आर्टिकल 214 जो है हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स की बात करता है कि स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट्स होंगी। आर्टिकल 215 जो है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। जैसा मैंने इसके पहले ही आपको यूनियन के टाइम पढ़ाते टाइम सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया था, वो आर्टिकल 129 में था। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 129 जो है आर्टिकल 215 जो है उसके जो है सिमिलरिटीज़ में है। वहाँ पे आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हुआ करता था, यहाँ पे आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आर्टिकल 217 जो है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है। आर्टिकल 219 जो है ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है। आर्टिकल 222 जो है ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से अगर दूसरा हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर होता है तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 222 से होता है। आर्टिकल 222। आर्टिकल 223 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग एडिशनल जजेस की बात करता है। आर्टिकल 224 ए है, 224 ए जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल तो नहीं पूछा था, बट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था, तो बहुत ध्यान देंगे इस सारे आर्टिकल्स को। आर्टिकल 226 जो है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स है। ये जैसे मैंने आपको आर्टिकल 32 पढ़ाते टाइम बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है, और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का जो पावर है वो आर्टिकल 226 के तहत है। और ये जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का दायरा है वो कम है, वो केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए रिट जारी करता है। लेकिन जो हाई कोर्ट का रिट जारी करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट्स होती हैं फंडामेंटल राइट्स को तथा और सारे राइट्स जो भी अदर राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी, उनको भी इन्फोर्स करा सकती है रिट्स के थ्रू। तो जो हाई कोर्ट का रिट का पावर होता है वो ज़्यादा होता है। तो रिट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो है वो 32 आर्टिकल 32 में 32 आर्टिकल में जो है दिया गया है, तथा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के रिट के प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल 227 में पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर उसका हाई कोर्ट का सुपरिंटेंडेंस होगा। ये जो है आर्टिकल 227 में दिया गया है। अब पार्ट 6 का हम चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात होती है, जो कि आर्टिकल 233 से 237 तक दिया गया है। इसमें दो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 223 है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिला न्यायाधीश होता है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो ये आर्टिकल 233 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 234 जो है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विसेज, तो ये बता रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश को छोड़ के जो और सारे जजेज होते हैं उससे नीचे, जैसे कि एडीजे होता है या फिर मुंसिफ होता है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उन सब का जो अपॉइंटमेंट होगा वो जुडिशियल सर्विसेज के तहत होता है। इसीलिए पीसीएसजे का एग्जाम्स होता है जिनके लिए, तो यह है उनसे रिलेटेड आर्टिकल जो है 234 है, 234 जो आर्टिकल है उनसे डील करता है। अब हम देखेंगे चूँकि
पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक हमने पढ़ लिया है। अब पार्ट 7 जो है रिपील्ड कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है, तो पार्ट 7 तो है नहीं, तो हम पार्ट 8 की बात करेंगे। पार्ट 8 जो है यूनियन टेरिटरी से डील करता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल 239 से 242 तक जो है पार्ट 8 में दिया हुआ है, जिसे यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 239, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करी गई है। आर्टिकल 239 डबल ए जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली दिल्ली की बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जहाँ तक मुझे याद है ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये जो है प्रोविजन ऐड किया गया था। फिर आर्टिकल 241 है हाई कोर्ट्स फॉर द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट्स होंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जो हाई कोर्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो मोस्टली यूनियन टेरिटरी हैं वो किसी ना किसी हाई कोर्ट से एसोसिएट होती हैं। तो वो जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 241 के तहत ही आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वैसे 239 और 239 डबल ए ही है, और इसमें भी 239 डबल ए जो है स्पेशल प्रोविज़न देता है दिल्ली को। अब हम पार्ट 9 की बात करेंगे। पार्ट 9 जो है पंचायत से डील करता है। इसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक आता है, 243 से 243 ओ तक। आर्टिकल 243 ए जो है ग्राम सभा से डील करता है। आर्टिकल 243 बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से डील करता है। और आर्टिकल 243 आई जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिनांस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन की फाइनेंस कमीशन होगा वो पंचायत में, तो वो 243 आई में लिखा हुआ है। 243 जो है इलेक्शन टू द पंचायत से डील करता है। ये चार ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि पंचायत से रिलेटेड आपको पढ़ने हैं, तथा पार्ट 9 जो है ये आप याद कर रखेंगे। तो था ये जो पंचायत है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है 1992 में लाया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला पार्ट जो है पार्ट 9 ए है, जो कि म्यूनिसपैलिटी से डील करता है। इसमें आर्टिकल 243 पी से लगा के 243 जेड जी तक है। जितने भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ या पार्ट्स बता रहा हूँ आप उसको बहुत ही ध्यान से याद करेंगे, क्योंकि पार्ट्स और आर्टिकल से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो पार्ट 9 ए जो है म्यूनिसपैलिटी से डील करता है, जो कि आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक आता है जिसमें। और ये जो पार्ट 9 ए है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 243 क्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसपैलिटी से डील करता है। आर्टिकल 243 वाई जो है फिनांस कमीशन से डील करता है यहाँ पे म्यूनिसपैलिटीज़ के। आर्टिकल 243 जेड ए जो है इलेक्शन टू द म्यूनिसपैलिटी से डील करता है। यहाँ पे आपको केवल 3 आर्टिकल पढ़ने हैं, तो आप फिर से मुस्कराइए क्योंकि आपको काफ़ी कम चीज़ें अब याद करनी पड़ रही हैं। पार्ट 9 बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 243 जो है जेड एच से लगा के 243 जेड टी तक है। चूँकि ये पार्ट 9 बी जो है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है 2011 में जोड़ा गया था। 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ये जोड़ा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ वो एक-एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से सुनें, जिससे कि आपको एक-एक चीज़ जो है बाय हार्ट याद हो जाए। और मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देखें। जब भी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो उस टाइम आप इस वीडियो को ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपको प्रोविजंस याद हो जाएँ। मेरी गारंटी अगर या आप वीडियो 6 से 7 बार देख लेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी जानकारी पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा जानकारी होगी और आप खुद इसके बारे में अच्छा फ़ील करेंगे। तो इसमें केवल एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 243 जेड आई है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको केवल एक आर्टिकल पढ़ना है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पार्ट 10 जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से डील करता है। इसमें आपको एक आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। तो इस तरीके से पार्ट 10 था। पार्ट 11 जो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स है, जिसमें कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। अब जो पार्ट 11 है इसमें 2 चैप्टर हैं, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं 1-1, यानी कि 2 अगर उसको ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 चैप्टर हैं। तो चैप्टर 1 जो है लेजिस्लेटिव रिलेशन से डील करता है, जो कि आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक है। आर्टिकल 245 जो है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट से डील करता है। जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी या फिर लेजिस्लेचर्स जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जो राज्य के विधानमंडल हैं, वो कानून बनाएंगे तो उनकी जो है वो कहाँ तक लागू होंगे उसके बारे में आर्टिकल 245 में बात की गई है। आर्टिकल 246 जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स की बात करता है कि किन मुद्दों पे जो है यूनियन यानी कि जो है
संघ और राज्य कानून बनाएंगे, उसके बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 246 के अंदर ही तीनों लिस्ट की बात आ जाती है जो कि 7th शेड्यूल में दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 246 का रिलेशन उन 7th शेड्यूल की लिस्ट से है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। आर्टिकल 248 जो है रेसिडुअरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन की बात करता है कि जो बच्चे कुछ मुद्दे बच जाते हैं जो कि इन सारी लिस्ट में कवर नहीं होते हैं, तो उन पर कानून कौन बनाएगा, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 248 में है। और अब हम सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 249 जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूनियन लिस्ट होती है उसी पे और कंकरेंट लिस्ट होती है उस पर ही कानून बनाने का अधिकार जो है यूनियन गवर्नमेंट को होता है या पार्लियामेंट को होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केसेस दिए हैं जो कि आर्टिकल 249 में है, 250 में, 252 में, 253 में दिए गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चूँकि मुद्दा भले ही जो कि स्टेट लिस्ट में आता हो फिर भी वो कानून बना सकती है। तो ऐसा पावर जो है आर्टिकल 249 में दिया गया है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे भी पावर पार्लियामेंट का पावर है कि वो कानून बना सकता है, ऐसा आर्टिकल 249 में है। आर्टिकल 250 जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। अगर इमरजेंसी लगा हुआ है तो भी पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के मैटर पे कानून बना सकती है, ऐसा आर्टिकल 250 में है। आर्टिकल 252 जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट्स बाई कंसेंट एंड adoption of such legislation बाई एनी अदर स्टेट्स। तो पावर पार्लियामेंट को पावर है कि अगर दो या दो से अधिक जो स्टेट हैं कंसेंट के साथ अडॉप्ट करते हैं किसी लेजिस्लेशन को तो वो भी मान्य होगा भले ही वो स्टेट लिस्ट पे बनाया गया है कानून। तो ये आर्टिकल 252 में है। आर्टिकल 253 जो है लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए कोई कानून बनाया गया है भले ही वो स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे है तो भी जो पार्लियामेंट अगर कानून बनाती है तो मान्य होगा। आर्टिकल 254 जो है इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स है। तो कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है राज्य के विधानमंडल ने, तो इन दोनों में अगर कुछ असमानता होती है तो किसका कानून जो है मान्य होगा, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है आर्टिकल 254 में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे रिलेटेड एक पूरा लेक्चर हो सकता है। तो इसको हम जब लेक्चर सीरीज में डील करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो हमारा पार्ट 11 से रिलेटेड जो दूसरा चैप्टर होगा वो चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करता है। तो ये जो है आर्टिकल 256 से लगा के 263 तक हो जाएगा। तो इसमें आर्टिकल 257 है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 260 है जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 261 है पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 262 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको अलग कलर में कर दिया है। तो आर्टिकल 262 जो है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज है। जब भी इंटर स्टेट वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट की बात आए तो आर्टिकल 262 हो जाएगा। तो आर्टिकल 263 जो है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। इंटर स्टेट काउंसिल की जब बात आए कि कौन से किस आर्टिकल में इंटर स्टेट काउंसिल दिया गया है तो ये आर्टिकल 263 हो जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट 12 को जिसमें फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स दिया हुआ है। तो इसमें 4 चैप्टर आ जाते हैं जो कि आर्टिकल 264 से 300 ए तक डील करता है। तो जो पार्ट 12 का चैप्टर 1 है वो फिनेंस से रिलेटेड है जिसमें आर्टिकल 264 से 291 है। इसमें बहुत सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं तो उसको देख लेंगे। आर्टिकल 266 जो है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ जो है इंडिया से डील कर इंडिया और स्टेट से डील करता है। तो आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। आर्टिकल 267 जो है कंटिजेंसी फंड की बात करी गई है। आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 को आप बहुत ही ध्यान से याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 275 जो है ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स की बात करता है, ग्रांट की बात करता है। और ग्रांट की बात आर्टिकल 281 में है जो कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ग्रांट होता है। तो आर्टिकल 275 है जो ग्रांट यूनियन देता है सर्टेन स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को, उसके बारे में ग्रांट है। आर्टिकल 279 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल जो है वो आर्टिकल 279 ए के तहत है। इसको हमने 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है ऐड किया है। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत आर्टिकल 279 ए को जोड़ा गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। आर्टिकल 280 जो है फिनेंस कमीशन है, इसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी जब पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन को बहुत अच्छे से डील करेंगे।
आर्टिकल 281 जो है रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन की बात करता है। इसमें जो फाइनेंस कमीशन होगा रिकमेंडेशन देता है तथा ग्रांट्स कितना दिया जाएगा स्टेट्स को, वो फाइनेंस कमीशन बता देता है। तो ग्रांट से रिलेटेड जो प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 275 है और आर्टिकल 281 है, तो उसको ध्यान देंगे। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर सेकेंड है, बारोइंग्स की बात इसमें है। आर्टिकल 292 और 293 इसमें डील करते हैं। आर्टिकल 292 में बारोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर बोरो करना है या उधार लेना है तो वो कैसे, उसका क्या प्रोविजन होगा, कैसे उधार ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 292 में वो है। आर्टिकल 293 जो है बारोइंग बाई स्टेट्स है, स्टेट्स कैसे उधार ले सकते हैं और या क्या प्रोविजन है उनके बारे में, वो आर्टिकल 293 में है। अगला जो चैप्टर है प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन एंड सूट से रिलेटेड है, चैप्टर 3, जो कि आर्टिकल 294 से 300 तक का है। तो इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 298, 298 पावर टू कैरी ऑन ट्रेड एटसेट्रा। आर्टिकल 299 जो है कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। आर्टिकल 300 जो है सूट्स एंड प्रोसीडिंग से डील करता है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है, जो इसमें सिंगल आर्टिकल है आर्टिकल 300A। तो इसमें आर्टिकल 300A जो है उसमें बात होती है पर्सन नॉट टू बी डेप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब किसी को जो है डेप्राइव नहीं किया जाएगा कि उसके पास प्रॉपर्टी ना हो, कि लाइक अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो उसको ये इस तरीके से मतलब डेप्राइव नहीं किया जा सकता कि वो ज़मीन ना खरीद सके। तो सबको कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदने का अधिकार है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा आर्टिकल 300A के तहत। अब हम देखेंगे अगला पार्ट 13, जिसमें ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 301 से 307 तक डील करता है। आर्टिकल 301 में जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात की गई है। आर्टिकल 302 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात करी गई है। पार्लियामेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स से रिलेटेड, वो आर्टिकल 302 में है। आर्टिकल 303 में जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, तो जो है रिस्ट्रिक्शंस है लेजिस्लेटिव पावर्स पे यूनियन के भी और स्टेट के भी, कि ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, ये आर्टिकल 303 में है। आर्टिकल 304 में रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स, जो ये ट्रेड और कॉमर्स होते हैं अपने स्टेट्स के बीच में ही, तो उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 304 में है। अब हम अगला जो है पार्ट देखेंगे, पार्ट 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी या बीपीएससी या यूपी और यूपीपीसीएस के एग्जाम, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट्स के और यूनियन के, उससे रिलेटेड ये प्रोविजन है। फिलहाल इसके बारे में जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे यूपीएससी के बारे में, क्या कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या क्या उसका कंपोजिशन होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसके बाद स्टेट पब्लिक कमीशन क्या होता है, जॉइंट पब्लिक कमीशन क्या होता है, ये सारी डिटेल्स हम लेक्चर सीरीज में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब हम करेंगे। फिलहाल अभी हम पार्ट 14 को देखते हैं, जिसमें सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट है, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक है। तो इसमें चैप्टर जो है पहला है उसमें सर्विसेज से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 308 से 314 तक है। आर्टिकल 311 में है डिसमिसल रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। अगर आप सिविल कैपेसिटी में यूनियन या स्टेट में जो है कहीं कहीं एम्प्लॉयड हैं, तो आपका डिसमिसल कैसे होगा या आपको रिमूव कैसे किया जाएगा, या आपको जो है रैंक में रिडक्शन अगर करना है तो किस तरीके से होगा, तो ये आर्टिकल 311 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो भी कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी के या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये इस आर्टिकल को जरूर जानें, क्योंकि ये स्टेट उनको काफ़ी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जब वो जॉब में जाते हैं। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज से डील करता है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज से डील करता है। जो पार्ट 14 के अंदर दूसरा हमारा चैप्टर है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 315 से 323 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल का ग्रुप है, आर्टिकल 315 से 323, ये ध्यान से याद करें कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, स्पेशली जो भी बच्चे पीसीएस के एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो किसी भी पीसीएस के हों, बिहार पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, एमपी पीसीएस हुआ, झारखंड पीसीएस हुआ, कर्नाटका का पीसीएस हुआ, तेलंगाना का हुआ, कहीं का भी हो, तो उसको ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 215 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट की बात की गई है। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो यूनियन और स्टेट पे लागू होते हैं। तो आर्टिकल 215 पब्लिक सर्विस कमीशन होगा यूनियन के लिए और स्टेट्स के लिए भी। आर्टिकल 316 में अपॉइंटमेंट
एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। आर्टिकल 317 में रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। आर्टिकल 320 में फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। आर्टिकल 322 में एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। आर्टिकल 323 में रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही गई है। तो इसको आप 2-3 बार देख लेंगे कि किस में रिमूवल है, किस में फंक्शन है, किस में एक्सपेंसेस हैं और किस में एक्सपोर्ट जो है रिपोर्ट्स की बात की गई है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। तो अगला जो पार्ट है वो पार्ट 14A है, जो ट्राइब्यूनल से डील करता है। इसमें 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आर्टिकल 323A है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जो डील करता है, और आर्टिकल 323B है, जो कि ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर से डील करता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कई बार पूछे गए हैं। तो 323A 323B इसको डायरेक्टली आप याद ही कर लें, बेहतर रहेगा। और पार्ट 14A के अंदर आता है। पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन से डील करता है। आर्टिकल 324 से लगा के 329 तक, यानी कि 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल जो है वो इलेक्शन से डील करता है। आर्टिकल 324 में जो है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन की बात है। तो इलेक्शन कमीशन होगा जो कि देखभाल करेगा और दिशा निर्देश करेगा, कंट्रोल करेगा इलेक्शंस को। ये पावर जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर होती है। ये आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 325 में बोला गया है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और to claim to be included in a special electoral roll on ground of religion, race, caste और sex। तो ये बताता है कि किसी के लिए अलग से जो है अलग से इलेक्टोरल रोल नहीं बनाया जाएगा, और किसी को जो है रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के नाम पे जो है उनका अलग से इलेक्टोरल रूल नहीं बनेगा। यानी कि कहीं कहीं जो सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट में होता था वैसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ये जो है आर्टिकल 325 में दिया गया है। आर्टिकल 326 जो है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज की बात की गई है। आर्टिकल 326 जो है एडल्ट सफरेज से रिलेटेड है, ये आप याद करेंगे। यानी कि 18 साल से ऊपर होते ही आप अपने आप ऑटोमेटिकली, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप किसी जेंडर के हों, वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट के लिए। आर्टिकल 329 जो है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। तो जो इलेक्टोरल मैटर्स होते हैं कोर्ट वहाँ इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ऐसा जो बार लगाया गया है वो आर्टिकल 329 के तहत लगाया गया है, ध्यान देंगे। अब हम पार्ट 16 देखेंगे, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस जो है वो अब पार्ट 16 में दिया गया है स्पेशल प्रोविजन से। तो आर्टिकल 330 से 342 तक डील करता है। आर्टिकल 330 जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में जो है रिजर्वेशन जो होता है ये एससी का और एसटी का सीट्स का, वो आर्टिकल 330 में दिया गया है। आर्टिकल 332 में जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो जो राज्य के विधानमंडल होते हैं उसमें एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो आर्टिकल 332 के तहत दिया गया है। और जो आर्टिकल 338 है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से डील करता है। आर्टिकल 338 ए जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से डील करता है। आर्टिकल 338 बी जो है 338 बी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड्स क्लास से डील करता है। ये जो पांचों आर्टिकल मेंशन्ड है इस स्लाइड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। स्पेशली लास्ट के 3 आर्टिकल जो हैं आर्टिकल 338, 338 ए और 338 बी, इसको जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करेंगे इसको आप बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की प्ले लिस्ट को जब भी कुछ दिनों में आएगी 10-15 दिन बाद, तो उसको जरूर देखें। आर्टिकल 339 जो है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। आर्टिकल 340 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। ये बैकवर्ड क्लास रिलेटेड आर्टिकल है, इसको ध्यान देंगे। आर्टिकल 340 जो है कमीशन को अपॉइंट करने की बात करता है कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाना चाहिए कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आर्टिकल 341 जो है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड प्रोविजन बताता है। आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड प्रोविजन बताता है, तथा आर्टिकल 342 जो ए है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। तो इस तरीके से ये जो है सारे आर्टिकल्स इसमें रहे। पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से बात करता है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। आर्टिकल 343 से 351 जो है पार्ट 17 का ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। इसमें चैप्टर 1 जो है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन जो है, जिसमें कि आर्टिकल 343 से 344 यानी कि 2 आर्टिकल्स की बात करें, जिसमें आर्टिकल 343 है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या होगी, वो आर्टिकल 343 में दी हुई है। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है चैप्टर, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तथा इसको जब पढ़ें तो आप
इसके 8वीं शेड्यूल जो है, 8वीं अनुसूची जो है, 8th शेड्यूल, उससे रिलेट करके पढ़ें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएँगी। चैप्टर सेकंड जो है पार्ट 17 का है, वो रीजनल लैंग्वेज से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 345 से 347 तक है। तो आर्टिकल 345 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट। अब 343 है कि यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, 345 है कि ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज जो स्टेट का होगा वो क्या होगा। अगला जो चैप्टर है वो पार्ट 17 का है, वह है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एटसेट्रा, जो कि आर्टिकल 348 और 349 में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या लैंग्वेज होगा। और जो है पार्ट 17 का चैप्टर 4 है वो स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं, आर्टिकल 350 से 351 में दिया गया है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 350A, फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी जो लेवल पे होगा वो मातृभाषा में, मदर टंग जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी वहाँ पे, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। ऐसा प्रोविजन आर्टिकल 350A में दिया गया है। आर्टिकल 350B जो है स्पेशल ऑफिसर्स होंगे फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल जो है ऑफिसर्स होंगे, ऐसा जो है प्रोविजन आर्टिकल 350B है। ये भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे इसको डिटेल में। आर्टिकल 351 जो है डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है, कि हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए जो है डायरेक्टिव्स देने का जो है जो बात है वो आर्टिकल 351 में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। अगला जो पार्ट है वो पार्ट 18 है, जो कि इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 352 से लगा के आर्टिकल 360 है तक के आर्टिकल्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें तो डायरेक्टली पूछा भी जाता है कि इमरजेंसी जो है किस पार्ट में दिया है। तो पार्ट 18 को आप ध्यान से देखेंगे। मैंने जितना भी अभी पार्ट्स और आर्टिकल के ग्रुपिंग की बात करी है या सारे आर्टिकल्स की बात करी है, आप बहुत ध्यान से याद करेंगे, एक एक चीज़ को आप याद करेंगे जिससे कि आपको सही से याद हो पाए। आपको ग्रुपिंग भी याद होनी चाहिए तथा आपको पार्ट तो याद ही होना चाहिए। पार्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जिससे आपको जल्दी से याद कर आप जिससे उसको जल्दी से याद कर पाएँ। तो वो 5 से 10 मिनट की मैं वीडियो उसको पार्ट्स पे बना दूंगा। तो पार्ट 18 जो है इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है, इसमें आर्टिकल 352 से 360 तक का है। और आर्टिकल 352 जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। आर्टिकल 356 जो है प्रोविजन इन केसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये जो है प्रेसिडेंशियल रूल या फिर जो है स्टेट इमरजेंसी से इसको बोलते हैं, उससे डील करता है। आर्टिकल 356। आर्टिकल 358 जो है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 जो है वो उसका प्रोविजन जो है सस्पेंड हो जाता है, वो ऐसा आर्टिकल 103 जो है 358 में दिया गया है। आर्टिकल 359 जो है 359 जो है सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाई पार्ट 3 है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो कह रहा है जो आर्टिकल 19 तो सस्पेंड ही हो जाता है, लेकिन और सारे जो और सारे राइट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में, उनका इन्फोर्समेंट जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है, वो आर्टिकल 359 में दिया गया है। जब हम इमरजेंसी के प्रोविजन पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इन्फोर्समेंट के सस्पेंड होने का क्या मतलब है और जो है राइट के सस्पेंड होने का क्या मतलब है। आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रोविजन ऑफ एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 360 से रिलेट करता है। तो 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल से बोलते हैं, तथा आर्टिकल 360 में प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम पार्ट 19 देखेंगे जिसमें मिसलेनियस प्रोविजन है, जो कि आर्टिकल 361 से 367 तक डील करता है। आर्टिकल 361 है प्रोटेक्शन जो है दिया गया है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को और राज्य प्रमुख को। फिलहाल अब तो गवर्नर और प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है जो सुरक्षा दी गई है वो आर्टिकल 361 के तहत। आर्टिकल 361 ए जो है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो पब्लिकेशंस होंगे उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा दी गई है कि उस आर्टिकल 363 जो है पार्ट टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट एक्सेट्रा की बात की गई है, कि अगर कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट है जिसके तहत कोई ना कोई मतलब विवाद उत्पन्न होता है तो कोर्ट जो है उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, ऐसा आर्टिकल 363 में। आर्टिकल 365 जो है इफेक्ट टू फेल्योर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। तो अगर कोई यूनियन ने डायरेक्शन दिया है और स्टेट उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो ये जो है आर्टिकल 365 है। आप जब आर्टिकल 356 पढ़ें जो कि प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है या फिर स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, तो उसको आर्टिकल 365 से रिलेट करके ही पढ़ें। 356 रीड विथ 365 ऐसा होना चाहिए जब भी आप पढ़ें, तो 356 को पढ़ते टाइम 365 को भी ध्यान में रखें।
पार्ट 20 जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। इसमें एक सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल 368, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको याद रखेंगे। पार्ट 20 अमेंडमेंट से डील करता है, आर्टिकल 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो जो प्रोसीजर होगा और पावर जो का पावर पार्लियामेंट का, वो अमेंड करने का पावर वो जो है पार्लियामेंट को होगा, ऐसा आर्टिकल 368 में है। आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि पावर के बारे में बस दिया है या प्रोसीजर के बारे में दिया है, तो आप ध्यान देंगे पावर और प्रोसीजर दोनों के बारे में अमेंडमेंट के पार्लियामेंट को पावर भी है और प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में जानकारी आर्टिकल 368 में 368 में दी गई है। अब हम देखेंगे जो कि पार्ट 21 है, जिसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो आर्टिकल 369 से 392 तक जो कि डील करता है, इसमें हम देखेंगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आसानी से हम देख पाएँ। तो आर्टिकल 370 जो है टेम्परेरी प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू JNK। इसमें चूंकि विद रिस्पेक्ट के बाद थोड़ा सा छूट गया, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो है टेम्परेरी प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 370 में, जैसा कि आपने बहुत देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, 370 को रिमूव भी कर दिया गया है, हटा दिया गया है आर्टिकल 370 को। उसके मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन को हटा गया, पूरा प्रोविजन जो है नहीं हटाया गया है, तो वो ध्यान देंगे। आर्टिकल 371 जो है स्पेशल प्रोविजन जो है महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है। आर्टिकल 371 ए जो है वो स्पेशल प्रोविजन है नागालैंड से रिलेटेड। आर्टिकल 371 बी जो है वो स्पेशल प्रोविजन है असम से रिलेटेड। आर्टिकल 371 जो सी है वो स्पेशल प्रोविजन है मणिपुर से रिलेटेड। आर्टिकल 371 टी है स्पेशल प्रोविजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड। आर्टिकल 371 ई है स्पेशल प्रोविजन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आर्टिकल 371 एफ है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम से रिलेटेड। आर्टिकल 371 जी है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मिजोरम से रिलेटेड। आर्टिकल 371 एच है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। आर्टिकल 371 आई है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गोवा से रिलेटेड। आर्टिकल 371 जे है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कर्नाटका से रिलेटेड। आप तो ये देख के आप डरिए मत कृपया, इसको कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा याद करने की, लेकिन अगर आप कभी कभार याद करना पाए करने के लिए, अगर वो चीज़ें आपको याद हो जाएँ तो कहीं कहीं बेनिफिट दे सकती हैं, इसके लिए मैंने लिख दिया है। फिलहाल ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप याद करें, बस आपको इतना पता होना चाहिए। जो पार्ट 21 है वो टेम्परेरी और ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन से डील करता है। इसमें आर्टिकल 370 और 371 के सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको ये जो मैंने अभी 371 में सारे प्रोविज़न बताए हैं, तो उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। MH महाराष्ट्र गुजरात लिख लिया, स्लैश नागालैंड NAM, नागालैंड असम मणिपुर हो गया, उसके बाद फिर AP TL और फिर से आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया। फिर से जो है स्लाइड मारेंगे तो आप सिक्किम मिजोरम SMA GK करके याद कर सकते हैं। तो एस से हो गया सिक्किम, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश हो गया, जी से गोवा होगा, के से कर्नाटका हो गया। आप किसी तरीके से इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम अगला प्रोविजन जो देखेंगे वो है हो जाएगा आर्टिकल 392, जो कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज है, कि अगर किस तरीके की कोई डिफिकल्टी आती है तो प्रेसिडेंट को पावर होता है कि वो हटा सकता है। अगला जो पार्ट जो कि संविधान का लास्ट पार्ट है, तो आप लोग अब चिल्ड हो जाइए क्योंकि आप बहुत लंबी जर्नी करके आगे आ चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ पढ़े होंगे और आपको काफ़ी जो है बेनिफिट हुआ होगा। तो पार्ट 22 जो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड ट्रिपल्स के बारे में है, जो कि आर्टिकल 393 से 395 तक डील करता है। आर्टिकल 394 ए जो है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज की बात करता है और आर्टिकल 395 रिपील्स की बात करता है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं हमने जो है आर्टिकल 1 से लगा करके पार्ट्स के साथ पढ़ते हुए था, एक एक प्रोविजन को बारीकी से जानते हुए तथा वो किस अमेंडमेंट से ऐड हुए, इस तरीके से हम कंप्लीट करते हुए आर्टिकल 1 से 395 को हमने पूरा किया, यानी कि पार्ट 1 से पार्ट 22 तक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा किया है। तो आप सभी को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कामना रहेगी कि आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ते रहें तथा इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख के जाएंगे तो मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि आप औरों से ज़्यादा अच्छा करके आएंगे। तो इस वीडियो को कम से कम 6 से 7 बार आप ज़रूर देखें, जिससे कि एक एक प्रोविज़न जो है वो आपको याद हो जाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक डेढ़ घंटे से कम में हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। तो ये वीडियो जो है कहीं न कहीं 85 मिनट्स के आसपास होने वाला है। 85 मिनट्स में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है। तो बहुत-बहुत
धन्यवाद आप लोगों को साथ देने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉलिटिकोडो। थैंक यू सो मच।